डेट है आज 5 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश क्लैप कैंपेन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश ने पिछले साल 2 अक्टूबर को ये क्लैप कैंपेन मतलब अभियान लॉन्च किया। इसका मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या था, बस इतना जानना है हमें। आंध्र प्रदेश को क्लीन करना, आंध्र प्रदेश में सफाई करना, और मेनली कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई करना, क्लीन अप करना। वहाँ की तेलुगु भाषा में इसको जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसके 3 मकसद थे, यानी कि एक तो रूरल एरियाज़ को साफ़ सफाई रखना, वहाँ पे साफ़ करना। दूसरा इम्प्रूव सैनिटेशन कंडीशन, कि वहाँ पे सभी के घरों में टॉयलेट हो, कोई खुले में शौच आदि करने ना जाए। और वेस्ट को मैनेजमेंट करना, जो कूड़ा करकट होता है कोई गली में ना फेंके, स्ट्रीट में ना फेंके, उसको मैनेजमेंट करना पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा, यानी कि जनता की भागीदारी के द्वारा। रूरल जो हाउस होल्ड है वो गली में, स्ट्रीट में गार्बेज कचरा ना फेंकें। जो गार्बेज कलेक्टर आते हैं, घरों से कूड़ा लेने के लिए आते हैं, उन्हें दें। और डोर टू डोर जो कलेक्शन करते हैं, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को अलग अलग रखें, सेग्रीगेट करें, उन्हें डिफरेंट बैग में लें और उन्हें वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएं साइट पे जहाँ पे कंपोस्टिंग के लिए बना रखी है। यानी कि इसका टारगेट ये है कि होम कंपोस्टिंग हो, कि घरों में कूड़े को कंपोस्ट किया जाए, यानी कि उन्हें या तो दबा दिया जाए या फिर उन्हें ट्रीटमेंट कर लिया जाए उनका, यानी कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का मतलब है समानता की मूर्ति। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी डिस्कस की है। अभी रिसेंटली न्यूज में ये है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करने वाले हैं, यानी कि इसका शुभ आरंभ करने वाले हैं इस मूर्ति का। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ये बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है हैदराबाद में। जो रामानुज आचार्य जी थे उनकी मूर्ति बनाई गई है। ये हैं भाई साहब रामानुज आचार्य। कौन थे ये? एक सोशल रिफॉर्मर थे ये, समाज के सुधारकर्ता, सामाजिक सुधारकर्ता बोल सकते हो आप। समाज की जो बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए इन्होंने काम किया समाज में। 1017 में इनका जन्म होता है। तमिलनाडु का जो श्री पेरुम्बदूर, ये जगह है श्री पेरुम्बदूर, यहाँ पे इनका जन्म होता है रामानुज आचार्य जी का। ये वैदिक फिलोसफर थे, वैदिक दार्शनिक। इन्होंने इंडिया में ट्रेवल्ड किया और इंडिया में जो इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की इन्होंने डिमांड की, समानता रहे, सामाजिक न्याय हो सबके लिए। रामानुज जो थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया और इन्हीं से सीख के भक्ति मूवमेंट जो था बाद में दोबारा से एक तरह से स्टार्ट हुआ। यानी कि जो भक्ति रिफॉर्मर थे, जो भक्ति मूवमेंट के सपोर्टर थे, उन्होंने रामानुज आचार्य से प्रेरणा लेके, इंस्पायर होके इन्होंने भक्ति मूवमेंट को और प्रमोट किया। कौन कौन थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया और प्रेरणा ली रामानुज आचार्य जी से? ये पोइट हैं, कुछ कवि हैं, जैसे आपके अन्नामाचार्य या अन्नम आचार्य या भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई। इन्होंने देखो कई सारी बुक्स भी लिखी, किताबें, 9 स्क्रिप्चर लिखे इन्होंने। 9 स्क्रिप्चर जो लिखे थे, यानी कि किताबें मान लो, बुक मान लो आप, वो स्क्रिप्चर उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है, नवरत्न। इन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर पे कमेंट्री लिखी थी। इनमें जो 9 जो स्क्रिप्चर थे, यानी कि नवरत्न थे। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो रामानुज थे उन्होंने सोशल इक्वलिटी को एडवोकेट किया था, यानी कि वो समाज में समानता चाहते थे, चाहे कोई धर्म या जाति का वर्ग हो, सब में समानता हो। इन्होंने इनकरेज किया कि टेम्पल हैं, जो मंदिर हैं, वो सभी के लिए इक्वली ओपन होने चाहिए। पहले होता क्या था कि समाज को लोअर और अपर कास्ट में बांटा हुआ था। लोअर कास्ट को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्होंने एडवोकेट किया कि सभी को मंदिरों में घुसने की आज़ादी हो। और जो कास्ट के आधार पे, जात के आधार पे लोगों को रोका जा रहा था मंदिरों में घुसने से, तो ये सब कुछ इन्होंने हटवाया, रिडक्ट मतलब समाज में से एलिमिनेट करने की डिमांड की। इन्होंने जो एजुकेशन से वंचित थे लोग, उनको एजुकेशन देने के लिए डिमांड की। इनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन समझा जाता है, यानी कि बहुत बड़ा योगदान, वो है इन्होंने जो कंसेप्ट है ना वासुदेव कुटुंबकम का, उसको प्रमोट किया हमारे समाज में। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली, पूरा ब्रह्मांड ही एक परिवार है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर स्टीज अलायंस। ये एक अलायंस है, अलायंस का मतलब गठबंधन है। रिवर स्टीज का मतलब रिवर, नदी के किनारे जो शहर मतलब नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, रह रहे हैं वहाँ पे लोग, वो स्टीज, वो शहर, उनमें आपस में कॉपरेशन हो, आपस में सहयोग हो। किस चीज़ के लिए सहयोग हो? इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है सहयोग का? सहयोग का टारगेट ये है, रिवर के किनारे जो शहर रह रहे हैं और वो मान लो रिवर के लिए कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं,
कि रिवर जो अर्बन रिवर है, शहरों में जो रिवर है वो साफ़ सुथरी रहे, कोई वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई इनोवेशन लेके आए हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे सिटी के बीच में एक्सचेंज करें उस इन्फॉर्मेशन को, कि आप जैसे सिटीज़ में रिवर को बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके साफ़ सुथरा रख रहे हो, उसी प्रैक्टिसेस को आप दूसरी सिटीज़ को, शहर को बताओ, ताकि वो अपनी सिटीज़ में भी रिवर को, नदी को साफ़ सुथरा रख सके। बस इतना ही है इसमें। रिवर के आसपास जो भी सिटी बसी हुई हैं, जैसे स्टार्टिंग में ये जो गंगा नदी है उसके किनारे जो सिटीज़ बसी हुई थी, इनिशियली 30 सिटीज़ ने अलायंस किया, गठबंधन किया आपस में, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। ये सिर्फ गंगा नदी नहीं है, इसमें और भी जो रिवर हैं उनके आसपास जो भी सिटीज़, शहर बसे हुए हैं, उन्होंने सब ने इसमें अलायंस किया। ये अलायंस ओपन है सभी के लिए, चाहे रिवर किनारे कोई भी हमारे इंडिया में किसी भी रिवर पे, रिवर के किनारे पे कोई भी शहर बसा हुआ है वो अलायंस कर सकता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवर सिटीज अलायंस भी और पुनोरमा धाम भी। पुनोरमा धाम क्या है? ये देखो एक जगह है बिहार में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है जो, उन्होंने इंक्लूड कर दिया पुनोरमा धाम को रामायण सर्किट में। ये बिहार गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, जो पर्यटन जो हमारा मंत्रालय है उससे रिक्वेस्ट की थी कि पुनोरमा धाम को इस रामायण सर्किट में इंक्लूड किया जाए। एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम चला रखी है योजना, इसके अंतर्गत जो टूरिज्म प्रमोट करना होता है उन साइट्स पे जो तीर्थ स्थान माने जाते हैं, जिनमें पूजा के लिए या प्रार्थना के लिए, वर्शिप के लिए जाते हैं लोग घूमने के लिए, उनमें मतलब उन साइट्स को प्रमोट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और इसी के अंदर एक रामायण सर्किट बनाया जा रहा है स्कीम के अंदर, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर रामायण सर्किट बनाया जा रहा है। रामायण सर्किट में जो भगवान राम से जो भी रिलेटेड प्लेस हैं, स्थान है, उनको डेवलप किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है, ट्रेन से, रोड से, किसी से भी। उन्हीं में एक पुनोरमा धाम है, इसको इंक्लूड कर दिया इसमें। जो पुनोरमा धाम है ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने प्रसाद स्कीम के अंदर पहले इंक्लूड किया था। प्रसाद स्कीम भी इसलिए डेवलप की जा रही है कि यहाँ पे ऐसी साइट हैं जो तीर्थ स्थान माने जाते हैं, उनको डेवलप किया जा सके। पुनोरमा धाम किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे देखो जो गॉडेस सीता थी, जो देवी सीता थी, उनका जन्म स्थान है पुनोरमा धाम, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये 10 एकड़ की लैंड है पुनोरमा विलेज की। यहाँ 5 किलोमीटर वेस्ट में सीतामढ़ी टाउन है। जो यहाँ पे श्राइन है, श्राइन मतलब एक तरह से जो मंदिर में एक स्थान होता है जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, या फिर तीर्थ स्थान बोल सकते हो आप, श्राइन। यहाँ पे राम जो जानकी टेम्पल बना हुआ है, यहाँ पे एक पौंड बना हुआ है, तालाब, और सीता कुंड बोला जाता है इस पौंड को। एक हॉल बना हुआ है इस मंदिर में जो ये राम जानकी टेम्पल है। ये है भाई साहब राम जानकी टेम्पल, देख सकते हो, या आगे पौंड बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है जो आपको। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली लोकसभा में गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया, यानी कि सूचना दी कि नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसके अंतर्गत अब तक 30 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जा चुका है 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। 30 प्रोजेक्ट मतलब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है ये तो पता है ना आपको? नहीं पता तो आगे जानेंगे, कई बार हमने पढ़ा भी है। जो नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये क्या है? देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था, यानी कि बनाया था इसको। इसका एम क्या था, टारगेट क्या था? इसका टारगेट ये था कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी है, उसके लिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कॉस्ट एक तरह से फाइनेंस करना, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पैसा देना। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है कोई भी वस्तु या आदमी या एग्रीकल्चर को इन्वायरमेंट के, यानी कि जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है, जैसी सिचुएशन है, जैसी कंडीशन है, स्थिति है, उसी के हिसाब से ढालना अपने आप को। तो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि जो कहीं पे ऐसी कंडीशन हो रही है कि ड्रॉट कंडीशन, सूखा पड़ रही है, कहीं पे फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कि उस हिसाब से खेती भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हो, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज।
जो इसमें कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट आती है, कीमत जो भी लगती है, वो कहाँ से दी जाती है? इस फंड में से। जो ये फंड बनाया हुआ है इसमें पैसा है, मनी है भाई साहब, इस फंड में से दी जाती है। यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं, जो भी बुरे प्रभाव हैं, उनसे लड़ने के लिए ये यूज किया जाता है फंड। इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसको लागू कौन करता है? इस फंड के द्वारा जो प्रोजेक्ट हैं, यानी कि जो फंड है, इसको कौन मैनेज करता है, कौन लागू करता है? इसको लागू करता है नाबार्ड। नाबार्ड को एज ए नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी बनाया गया अडेप्टेशन फंड के लिए। अडेप्टेशन फंड के लिए नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है भाई साहब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड कब बनाया गया था? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्या आम आदमी जाके इससे लोन ले सकता है? ऐसा बैंक है? नहीं भाई साहब, हम आप इससे लोन डायरेक्टली जाके नहीं ले सकते। ये नाबार्ड क्या करता है? जो लोगों को बैंक देते हैं, मतलब जो लोगों को लोन देते हैं, उन बैंकों को, जैसे मान लो किसान है, फार्मर हैं, वो लोन लेने जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर छोटे स्मॉल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक या कोई ऐसा बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, इनको ये लोन देता है नाबार्ड, और ये फिर आगे देते हैं लोन किसानों को। तो ये है नाबार्ड। तो नाबार्ड ही इसके लिए नेशनल अडेप्टेशन फंड है, जो इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एंटिटी है। और जो अडेप्टेशन फंड जो हमारे इंडिया में बनाया गया था, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये एक अडेप्टेशन फंड बनाया गया था, उसी की लाइंस पे ये बनाया गया था हमारे इंडिया में। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, और ये अडेप्टेशन फंड जो इसमें बनाया था इसके बारे में भी जानेंगे। जो नाबार्ड है, देखो ये रोल प्ले करता है कि स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट से जो भी आइडियाज आए, जब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का हो, चाहे अप्रेजल, सैंक्शन, डिस्पर्समेंट ऑफ फंड, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब कुछ ये नाबार्ड एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम करता है, और इन सब जो भी प्रोसेस है इनको परफॉर्म करता है। यानी कि आइडेंटिफाई करता है कौन से प्रोजेक्ट को लोन देना चाहिए, कौन को नहीं देना चाहिए, उनको फिर इवेल्युएशन भी करता है कि वहाँ पे जो लोन दिया है वो सही से यूज हुआ नहीं हुआ। ये सब सारे काम कौन करेगा? नाबार्ड। जो नेशनल एक्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज आउटकम फ्रेमवर्क क्या है, मतलब इससे क्या आउटकम निकली है जब से ये फंड बनाए, क्या इससे हुआ है? इससे देखो जो भी क्लाइमेट चेंज की एडवर्स इम्पैक्ट थे उनमें रिड्यूस हुआ है, यानी कि वो कम हुए हैं। जैसे वाटर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रभाव पड़ रहे थे क्लाइमेट चेंज से, उनमें रिडक्शन देखने को मिला है। वाटर और फूड सिक्योरिटी जो चैलेंजेस थे उनमें भी बेनिफिट हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, पॉवर्टी एलिवेशन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैली है। जो इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसको मजबूत बनाया गया इसके जरिए। सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो लॉसेस थे उनको रिड्यूस किया गया है। तो ये अडेप्टेशन फंड क्या है, कब बनाया गया था? देखो एक क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी, ये देखो पहले ये समझो, एक UNFCCC के बारे में कई बार हमने पढ़ा है, अलग से लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में, ये समझ लो एक डॉक्यूमेंट निकला था, एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उस मीटिंग में ये निकला था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो UNFCC है इसकी हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग को बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी मीटिंग एक हुई 1997 में, 1997 में। क्योटो नाम की जगह है जापान में, जापान में एक शहर है क्योटो, वहाँ पे मीटिंग हुई। वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन अडॉप्ट किए गए, उनका नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में ये था कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है इसको रिडक्शन करना है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का जो भी निकल रही हैं उनको रिड्यूस करना है, कम करना है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी इसमें आइडेंटिफाई की गई थी? देखो वैसे तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है, जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें जो आइडेंटिफाई की गई थी वो जनरली ये थी, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन CH4, एक आपका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये तो ये गैस आइडेंटिफाई की गई थी कि इनका रिडक्शन करना है। एक थी नाइट्रस ऑक्साइड, ये छह गैस आइडेंटिफाई की गई थी, इनको रिड्यूस करना है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के जरिए यहाँ पे ये भी अनाउंस किया कि एक अडेप्टेशन फंड बनाया जाएगा,
ऐसा फंड कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सहायता दी जाएगी कि वो अपनी कंट्री में ऐसे स्टेप ले सकें, ऐसे कदम उठा सकें जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कोई टेक्नोलॉजी अपनाएं जिससे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो, तो उनके लिए सहायता दी जाती है इस अडेप्टेशन फंड में से। तो ये अडेप्टेशन फंड अनाउंस किया था क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में, और फिर स्थापना कर दी, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया इसका 2001 में। इसमें फाइनेंस किया जाता है प्रोग्राम को, जो भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते हैं उनको इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। ये इनिशिएटिव कंट्री नीड बेस्ड था। इसमें फाइनेंसिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार या प्राइवेट डोनर, कोई भी इसमें फाइनेंस कर सकता है। और जो भी प्रोसीड आती है, पैसा आता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से, उसमें से भी जो भी इससे पैसा आएगा वो इसमें दिया जाता है। ये भी एक सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, एक ये समझ लो सर्टिफिकेट होते हैं, ये कार्बन क्रेडिट भी बोलते हैं इसे, कार्बन क्रेडिट। यानी कि मान लो कोई कंट्री है, उसका ये टारगेट था कि उसे मान लो कार्बन का इमिशन 10 टन करना है, लेकिन उसने कार्बन का इमिशन 20 टन कर दिया, यानी कि उस पर 10 टन एक्स्ट्रा है, यानी कि उस पर कार्बन क्रेडिट 10 टन का हो गया। ये उसे बेच सकता है दूसरी कंट्री को, पैसा ले सकता है, ये फाइनेंस कर सकता है इसके जरिए। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन बोलेंगे इस सर्टिफिकेट को, कार्बन क्रेडिट को। तो इसके जरिए भी फाइनेंस आता है। गवर्नेंस कैसे होती है इसकी, यानी कि मैनेजमेंट कैसे होता है इस फंड का? एक इसके लिए अडेप्टेशन फंड बोर्ड बनाया गया है। ये जो मेंबर होते हैं इसमें अडेप्टेशन फंड बोर्ड में, ये इसको सुपरवाइज करते हैं और यही मैनेज करते हैं इसको। इसमें 16 मेंबर होते हैं सदस्य अडेप्टेशन फंड बोर्ड में, और 16 अल्टरनेट्स होते हैं, मतलब 16 मेंबर तो होते हैं, 16 मेंबर और विकल्प की तरह रखे जाते हैं। मान लो 16 मेंबर में से कोई नहीं है तो उनकी जगह पे दूसरे मेंबर फिर काम करेंगे। कम से कम इसकी 2 मीटिंग होती हैं एक साल में, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, मतलब साल में 2 बार इनकी मीटिंग होती है। और वर्ल्ड बैंक एज ए ट्रस्टी की तरह काम करता है इस अडेप्टेशन फंड में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्टैंड एट COP26। देखो कई बार इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अब रिसेंटली न्यूज में है, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसमें ये बताया गया कि इंडिया का स्टैंड क्या था COP26 में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि COP26 में क्या स्टैंड था इंडिया का। COP26 क्या है, जो हम ऊपर UNFCCC के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, उसी की ये 26वीं मीटिंग हुई थी COP26। कब हुई थी? पिछले साल ही तो हुई है, 2021 में, अक्टूबर नवंबर 2021 में। अच्छे से हमने इसके बारे में पढ़ा था। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में हुई थी। कहाँ पे? ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये 26वीं मीटिंग में क्या क्या इंडिया ने प्लेज किया, प्रतिज्ञा की, और क्या क्या रखा, आपने बात क्या क्या रखी, और कौन कौन से मेजर्स लिए, कदम उठाए, उनके बारे में, क्लाइमेट एक्शंस क्या क्या लिया, इंडिया का क्या क्या पोटेंशियल है, उनको बताया और उनको ही रिपीट किया है इंडिया ने। बैकग्राउंड क्या है देखो, 26वीं मीटिंग में जो UNFCCC की हुई थी यूनाइटेड किंगडम में, ग्लासगो में, उसमें क्या क्या परेशानी थी डेवलप कंट्रीज़ की, ये भी हाईलाइट की थी इंडिया ने। इसमें इंडिया ने देखो 5 ऐसे एलिमेंट प्रोड्यूस किए, यानी कि दिए कि हम क्या क्या करेंगे आने वाले सालों में, इंडिया ने बताया। इनको बोला पंच अमृत या 5 नेक्टर एलिमेंट बोल सकते हो। नेक्टर का मतलब अमृत होता है, पंच अमृत। 5 स्टेप ले इंडिया ने बोला कि पहला तो ये कि रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक आते आते इंडिया क्या है, नॉन फॉसिल एनर्जी 500 गीगावाट तक प्रोड्यूस करेगा। नॉन फॉसिल का मतलब है, देखो फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल डीजल, ये क्या जीवाश्म ईंधन। कोयला है, ये क्या जीवाश्म ईंधन, कोल। इनसे क्या है, कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी बजाय नॉन फॉसिल एनर्जी बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे इंडिया में 60% से ज़्यादा एनर्जी कोयले से बनती है, कोल से। थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज किया जाता है, उससे बिजली बनती है। लेकिन एनर्जी हम प्रोड्यूस किससे करेंगे? नॉन फॉसिल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से, सूरज से बिजली बनाना, या फिर विंड से बिजली बनाना, हवा से। तो ऐसी बिजली हम यूज करेंगे, एनर्जी बनाएंगे 500 गीगावाट तक 2030 आते आते। और जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 2030 तक आते आते, हम उसमें से 50%, आधी हमारी डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी से हम रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। और इसमें यह भी है, कम से कम 1 बिलियन टन इमिशन, जो कार्बन इमिशन है, 1 बिलियन टन तक हम रिड्यूस कर देंगे 2030 तक आते आते। चौथा टारगेट ये था कि 2030 तक ही आते आते जो कार्बन
इंटेंसिटी है वो हमारी इकोनॉमी की 45% तक हम रिड्यूस कर देंगे, जितना हम 2005 में हमारी कार्बन इंटेंसिटी है उसके लेवल से 2030 तक आते आते 45% तक हम रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट ये है कि 2070 तक आते आते नेट जीरो इमिशन का टारगेट भी इंडिया अचीव कर लेगा। नेट जीरो का मतलब ये जितना कार्बन इमिशन इंडिया कर रहा है उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के या कोई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके। नेक्स्ट एक ये है कि मंत्र ऑफ लाइफस्टाइल। ये मंत्र ऑफ लाइफस्टाइल क्या है? ये है कि इन्वायरमेंट टू कन्वर्ट, ये इन्वायरमेंट के लिए टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये अनाउंस किया गया मंत्र फॉर लाइफस्टाइल या मंत्र ऑफ लाइफस्टाइल। इसमें यह है कि लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करना है, यानी कि लोगों में जागरूकता बढ़ानी है, लोगों को ये बताना है कि भाई साहब इन्वायरमेंट सभी के लिए ज़रूरी है और उनमें जागरूकता फैलाते हुए इन्वायरमेंट से मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। यानी कि जो वो माइंडलेस या डिस्ट्रक्टिव कंजप्शन करते हैं, जितनी उनकी डिमांड है उससे ज़्यादा वो इन्वायरमेंट को यूज करते हैं, उसको रोका जाए। इंडिया की अप्रोच क्या है? इंडिया की ओवरऑल अप्रोच है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करना, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करना, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना। देखो ये जो हैं कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको शॉर्टकट में CBDR बोलते हैं, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से निकल के आया था। इसमें यह था कि कॉमन का मतलब ये कि कार्बन इमिशन सब पूरी कंट्रीज में कॉमन है, यानी कि सब कंट्रीज से पॉल्यूशन हो रहा है, कॉमन बात है ये। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अलग अलग जिम्मेदारी है हर एक कंट्रीज की। कैसे? क्योंकि डेवलप कंट्रीज की अलग है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी आ चुका है, उन्होंने ज़्यादा कार्बन इमिशन किया है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, उन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है इन्वायरमेंट में। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो विकसित देश जैसे US, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो कंट्रीज हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, पैसा देंगी, पुअर कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगी ताकि वो अपने देश में कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें। इसमें इक्विटेबल एक्सेस हो ग्लोबल कार्बन बजट का भी, ग्लोबल रिसोर्सेज को फाइनाइट किया जाए, एक तरह से फाइनाइट जो ग्लोबल रिसोर्सेज है उनको बचाया जाए, और टेम्परेचर है जो तापमान की लिमिट रखी जाए पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, COP21 हुई थी, UNFCCC की 21वीं मीटिंग, वहाँ पे ये पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया था कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोकना है, कितने तक लिमिट रखनी है, ये सब जो टारगेट रखा गया था उस टारगेट को अचीव करना है। ये इंडिया ने अप्रोच बताई अपनी। जो ग्लोबल कार्बन बजट है उसको शेयर करना है ताकि जो कार्बन इमिशन है उसको लिमिट किया जा सके। रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशन की क्या है? डेवलप्ड नेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है क्योंकि उन्होंने इमिशन ज़्यादा किया है तो उन्हें इमिशन को रिडक्शन करने के लिए नेट जीरो का टारगेट अपना अचीव करना चाहिए और फाइनेंस करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। डेवलप्ड कंट्री पैसा दें, फाइनेंस करें, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ये बोला इंडिया ने। नेक्स्ट मेजर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं कि जो एग्जिस्टिंग चैलेंज हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उन्हें टैकल करने के लिए कौन कौन से मेजर स्टेप कदम उठाए जा सकते हैं? पहला तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, ऐसा अडॉप्ट होना चाहिए कि रिन्यूएबल फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए, कि पहले तो जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जो अभी यूज कर रहे हैं हम, जैसे कोल है, कोयला से बनने वाली बिजली, ऐसे जो फॉसिल फ्यूल को यूज किया जा रहा है इसको छोड़ें और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर एनर्जी जो हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट है कि वेरियस इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज में सिनर्जी कोऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये ओसोवोग एक प्रोग्राम लॉन्च किया था COP26 में ही, मीटिंग में ही इंडिया ने, और यूके ने भी साथ दिया था। इसमें यह है कि जो इंटरनेशनली जो ग्रिड है ना, ग्रिड उनको कनेक्ट किया जाए, एनर्जी ग्रिड मतलब पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल, बिजली के खंभे, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी एक कंट्री में बन रही है तो दूसरी कंट्री में भी वो पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट है कि जो ऐसे सेक्टर हैं जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर हैं, इमिशन इंटेंसिव सेक्टर हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी भी यूज करते हैं और उनकी वजह से ज़्यादा इमिशन होता है, कार्बन इमिशन, उनको डीकार्बनाइज करना, यानी कि उनमें ऐसी एनर्जी यूज करना जो कार्बन इमिशन नहीं होता, जिसकी वजह से, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हो, जैसे फेम इंडिया स्कीम है। फेम इंडिया क्या है? फास्टर
फास्टर अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, ये जो स्कीम है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो इंडिया में, इसको प्रमोट करना है। तो ऐसी स्कीम अडॉप्ट करें सारी कंट्री। नेक्स्ट ये मोर कार्बन सिंक हो। कार्बन सिंक का मतलब ऐसे एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किए जाएं जहां कार्बन स्टोर ज़्यादा हो सके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल, फॉरेस्ट, पेड़ पौधे लगाओ। ये क्या अपने अंदर कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि CO2 को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट ओशियन को मेंटेन किया जाए, वेटलैंड डेवलप किए जाएँ, उनको मेंटेनेंस किया जाए। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, जहाँ पे पानी भरा रहता है, ऐसी भूमि परमानेंटली या सीजनली पानी भरा रहता हो, साल में या महीने में 1-2 बार, या परमानेंटली पूरे सालों साल। लेकिन उसकी डेप्थ क्या है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो तो समुद्र हो जाएगा ना फिर। नेक्स्ट है कि लोकल पीपल को भी इंक्लूड किया जाए इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए, यानी कि लोकल पीपल को जागरूक किया जाए। और जो भी क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनको रिवैम्प किया जाए। जैसे क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने सितंबर में, किस लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट के लिए रिसोर्सेज जनरेट किया जा सके और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट मतलब जैसे ऐसी ऊर्जा बनाई जा सके जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ग्रीन एनर्जी है। तो यही था इस लेक्चर में।